हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सत्येंद्र एंड वेलकम टू गर्वित क्लासेज। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में नियंत्रण व समन्वय टॉपिक पे। ये बायोलॉजी का टॉपिक है और इस टॉपिक में से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। जो भी कंपटीशंस की एग्ज़ाम हुई हैं, कहीं ना कहीं इसमें से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा इस पर। और देखते हैं, सबसे पहले नियंत्रण और समन्वय में आता है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसके जनक जो हैं वो हैं एडिसन इनके जनक हैं। और अंतःस्रावी तंत्र व तंत्रिका तंत्र दोनों मिलकर शरीर की आंतरिक क्रियाओं का नियमन करते हैं। दोस्तों, ये बात आपको मोस्टली ध्यान रखनी है कि अंतःस्रावी तंत्र जो होता है वो तंत्रिका के साथ मिलकर शरीर की आंतरिक जो क्रियाएं होती हैं उनका नियमन करते हैं। और विज्ञान की इस शाखा को, यानी जिस विज्ञान की शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है, उसको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। इसको मोस्टली ध्यान रखिएगा। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना और न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्र शरीर की आंतरिक क्रियाओं का नियमन करते हैं, ये आपने पढ़ ही लिया। चलिए देखते हैं आगे क्या है। इसी तरह से दोस्तों, अंतःस्रावी तंत्र शरीर के आंतरिक तापमान को स्थिर रखते हैं। इसे समस्थापन यानी कि होमोस्टेटिस कहते हैं। दोस्तों, अंतःस्रावी तंत्र में आता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या चीज़ हैं। तो सबसे पहले तो ये तरल पदार्थ के रूप में हार्मोन का स्रावन करती हैं। अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं वो एक तरल का स्राव करती हैं और उस तरल को हम हार्मोन बोलते हैं। ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ हैं। अपने स्राव को रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का इनका कार्य है। और इनका जो लक्षित अंग है, यानी कि इनका टारगेट, वो हमेशा दूर होता है। अब बात करते हैं हार्मोन की। हार्मोन क्या चीज़ है? तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और बसीय अम्ल व स्टेरॉइड से बने होते हैं। दोस्तों, हार्मोन्स प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, बसीय अम्ल और स्टेरॉइड से बने होते हैं। इनको हम बोलते हैं हार्मोन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है कि हार्मोन जो है, दुनिया में सबसे पहले खोजी गई हार्मोन कौन सी है, तो उसको बताना है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको दुनिया में सबसे पहले खोजा गया था। और हार्मोन की जो खोज की थी वो की थी स्टार्लिंग और वेलिस। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने हार्मोन की खोज की थी। अब हार्मोन्स किन किन ग्रंथियों से निकलते हैं, तो उन ग्रंथियों को देखते हैं। ये आपके सामने एक चित्र है। तो इसमें जो भी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथि, उनके नाम लिखे हुए हैं और उनकी स्थिति दर्शाई गई है। यानी कि ये मस्तिष्क भाग होता है ये वाला। तो इसमें पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, हाइपोथैलेमस और पीनियल, ये तीनों ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती हैं। उससे थोड़ा नीचे थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड पाई जाएगी। उससे थोड़ा नीचे थाइमस ग्रंथि पाई जाएगी। देन उसके बाद में एग्नेसे, फिर एड्रीनल और ब्रसन पाए जाते हैं। ये मोस्टली मेल में पाए जाते हैं। और अगर फीमेल की बात की जाए तो उसमें अंडाशय पाए जाते हैं। तो ये है इनकी स्थिति। दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स, इनकी PDF चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। हम आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे, टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चाहे तो इसकी प्रिंट भी करवा सकते हो आप। अब बात करते हैं पीनियल ग्रंथि की। दोस्तों, सबसे पहले जो अंतःस्रावी ग्रंथि का अध्ययन किया जाएगा उसमें पीनियल ग्रंथि आती है। पीनियल ग्रंथि के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो अग्र मस्तिष्क में ये स्थित होती है। उपनाम, इसका जो उपनाम है वो है जैविक घड़ी। दोस्तों, पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी, मस्तिष्क की रेती या तीसरी आँख भी कहते हैं। मस्तिष्क की रेती इसलिए कहते हैं कि जो पीनियल ग्रंथि है, जैसे जैसे व्यक्ति वयस्क होता चला जाता है, उसी तरह से ये जो ग्रंथि है वो रेत के दानों के समान बिखरने लग जाती है। इसलिए इसको मस्तिष्क की रेती बोलते हैं। और तीसरी आँख इसलिए बोलते हैं कि शिव जी की जो तीसरी आँख थी उस जगह पे ये स्थित होती है। जैविक घड़ी इसलिए बोलते हैं कि जैविक क्रियाओं का नियमन करती है, उनका ध्यान रखती है। तो इनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पीनियल हार्मोन कौन कौन से हैं? एक तो सेरोटोनिन और एक मेलेटोनिन, ये 2 हार्मोन निकलते हैं। सेरोटोनिन का काम है नींद व मूड का निर्धारण।
दोस्तों हमें जो नींद आती है वो सेरोटोनिन हार्मोन के कारण आती है। और मेलेटोनिन क्या काम करता है कि त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। किसी की त्वचा गहरे रंग की होती है, किसी की त्वचा हल्के रंग की होती है, तो वो सब मेलेटोनिन हार्मोन के स्राव के कारण होता है। अब देखते हैं पीनियल ग्रंथि के कार्य क्या हैं। दोस्तों पीनियल ग्रंथि क्या काम करती है? ये निम्न जीव जैसे चूहों में प्रजनन तंत्र का नियमन करती है। दोस्तों चूहों में प्रजनन तंत्र का नियमन पीनियल ग्रंथि ही करती है। ये लैंगिक परिपक्वता में देरी लाता है। जन्म से अंधे बच्चों में लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है क्योंकि ये प्रकाश के प्रति प्रेरणा नहीं रखते हैं। और दोस्तों एक पॉइंट और है इसका कि प्रकाश से प्रभावित होने वाली एकमात्र ग्रंथि तो वो भी पीनियल ग्रंथि है। ये प्रकाश से प्रभावित होती है। ये जैविक क्रियाओं का नियमन करता है, जैसे खाना खाना, सोना, जागना, इन सारी क्रियाओं का नियमन करता है। तो ये इसके कार्य हैं। और बात करते हैं पीनियल हार्मोन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो दोस्तों इससे जो होने वाला रोग है वो है इंसोमिया, यानी कि अनिद्रा। अगर पीनियल हार्मोन की कमी हो जाएगी तो नींद नहीं आएगी और इस स्थिति को बोलते हैं अनिद्रा, यानी कि इंसोमिया। अधिकता अगर इसकी हो जाएगी तो क्या होगा? जैविक क्रियाएं अनियमित हो जाएंगी इसकी अधिकता से। इसी तरह से पीयूष ग्रंथि आती है सेकंड नंबर पे, पीयूष ग्रंथि। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है एंडोक्राइन ग्रंथि। दोस्तों ये सबसे छोटी ग्रंथि है अंतःस्रावी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष। वजन में 0.003 ग्राम से 0.004 ग्राम। आकृति की बात करें इसकी तो मटर के दाने के समान इसकी आकृति होती है। इसकी जो स्थिति है वो है अग्र मस्तिष्क में, स्फेनोइड हड्डी के पीछे सेला टर्सिका गुहा में ये स्थित होती है। चित्र के माध्यम से देख लीजिएगा। ये स्फेनोइड ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि है, स्फेनोइड हड्डी है, ये इसके पीछे ये स्थित होती है। ये है हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस जो थैलेमस है ये पीयूष ग्रंथि से जुड़ा होता है इन्फंडिबुलम द्वारा। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलेमस हाइपोफिशियल नेवाइका तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि पर जो नियंत्रण करता है वो हाइपोफिशियल नेवाइका तंत्र द्वारा करता है हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर अथवा सुपीरियर कमांडर भी कहा जाता है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से टोटल 9 हार्मोन निकलते हैं पीयूष ग्रंथि में से। पीयूष ग्रंथि से टोटल 9 हार्मोन निकलते हैं, जिनको याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे रटो चाहे याद करो, कैसे भी करो, लेकिन ये चीज़ें आपके उंगलियों पे होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को याद करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक है दोस्तों GLAT FMPOA। तो इसको बोलेंगे ग्लैट FM पे OA। ग्लैट GLAT FM पे POA। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो जो ग्लैट हार्मोन होते हैं वो तो अग्रभाग से निकलते हैं और लास्ट का जो OA है ये पश्च भाग से निकलेगा। तो इसको भी आप देख लीजिएगा कि अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन है ग्लैट, पश्च भाग से OA। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं 1 by 1। सबसे पहले जो G आता है उसका मतलब होता है वृद्धि हार्मोन। इसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन यानी STH हार्मोन। ये क्या काम करता है? शारीरिक वृद्धि का नियमन करता है। हमारी जो शारीरिक वृद्धि होती है उसको एक ग्रोथ हार्मोन ही वृद्धि करता है उसकी। अगर वृद्धि की बात की जाए ग्रोथ हार्मोन की, अगर बाल्यावस्था में इसकी कमी हो जाती है तो बौनापन आ जाता है। और बाल्यावस्था में अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो इसको महाकाय बोलते हैं, जाइगेटिज्म। अगर इसके रोग हैं वो वयस्क अवस्था में अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसको बोलते हैं सेगमेंट रोग। और इसकी अधिकता अगर वयस्क अवस्था में हो जाती है तो इसको बोलते हैं एक्रोमेगेली। इसके लक्षण होते हैं काइफोसिस यानी कि कुबड़ बाहर आ जाना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला जो हार्मोन है वो है G हो गया।
बाद में आता है एल। एल का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या काम करता है दोस्तों, मेल में क्या काम करता है, वृषण की जो लीडिंग सेल्स होती हैं यानी कि अंतराली कोशिकाएं, उनको टेस्टोस्टेरोन के स्रावन के लिए प्रेरित करता है, यानी टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और फीमेल में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। 14वें दिन जो अंडोत्सर्ग होता है उसको प्रेरित करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अंडाशय से अंड कोशिका का फैलोपियन नलिका में आना, ये होता है अंडोत्सर्ग। तो ये बात समझ में आ गई दोस्तों। अगला बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का जो है वो है ये ACTH। G हो गया, L हो गया और बाद में आता है A। तो इस A का मतलब होता है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। ये एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन स्रावन को प्रेरित करता है। एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनको प्रेरित करता है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट आता है TSH। जो T आता है इसका गलैट का, ये होता है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है। तो इसका एक ही काम ध्यान रखिएगा आप, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन के हार्मोन को स्रावन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को। दोस्तों मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा रीट के लिए इम्पोर्टेंट है। रीट के साथ साथ आपकी जो सामान्य विज्ञान जितनी भी एग्ज़ाम्स में आती है, चाहे वो SSC हो, MTS हो, NTPC हो, जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। राजस्थान पुलिस हुई उसमें भी ये इसमें से आते हैं, पटवारी हुई, सब में इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। और सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है रीट के लिए। रीट के जो स्टूडेंट रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट जो हार्मोन है उसको देखते हैं, FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। मेल में शुक्र जनन का काम करता है, फीमेल में अंड जनन का काम करता है। अगला जो हार्मोन है वो है MSH। MSH है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोस्तों ये जो चल रही है GLAT, गलैट FM, ये है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो M का मतलब हो गया मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या काम करता है, मेलेनिन वर्णन का संश्लेषण करता है। फिर बाद में आता है गलैट FM P का मतलब होता है प्रोलैक्टिन। ये दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है, तो इसको दुग्ध हार्मोन भी बोलते हैं। दोस्तों दुग्ध हार्मोन ऑक्सीटोसिन को भी बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रायिकता दी जाएगी तो वो दी जाएगी प्रोलैक्टिन को, क्योंकि ये दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है, इसलिए इसको दुग्ध हार्मोन बोलते हैं, मिल्क हार्मोन। अगला जो आता है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इसको पीटोसिन हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या काम करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये प्रसव के समय पीड़ा उत्पन्न करता है, इसलिए इसे प्रसव पीड़ा हार्मोन कहा जाता है। यह गर्भाशय में योनि की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है, इसलिए इसे जन्म सहायक हार्मोन भी बोलते हैं। ये बच्चों के प्रति प्रेम जागृत करता है, इसलिए इसे लव हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसको ऑक्सीटोसिन, पीटोसिन या लव हार्मोन, ये तीनों नाम ऑक्सीटोसिन के ही हैं। तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाँ ये भी है इसमें, यह दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है, इसलिए इसे दुग्ध हार्मोन कहा जाता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर ऑप्शन में आ जाए, ऑप्शन में अगर प्रोलैक्टिन आता है और ऑक्सीटोसिन आता है दुग्ध निर्माण के लिए, तो सबसे पहले प्रोलैक्टिन करना है। अगर प्रोलैक्टिन नहीं है तो ऑक्सीटोसिन कर दीजिएगा। तो ये दोनों दुग्ध निर्माण को प्रेरित करते हैं, सबसे ज़्यादा करता है प्रोलैक्टिन। फिर आता है अमेरिका व यूरोपियन देश, गाय व भैंसों को ऑक्सीटोसिन व प्रोलैक्टिन हार्मोन के इंजेक्शन देते हैं, जिस कारण उनमें दूध उत्पादन बढ़ जाता है। तो यह हमारे देश में नहीं है, करते हैं लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो देते हैं। बाकी अमूमन नॉर्मली जो दूध देती है भैंस उसी से काम चला लेते हैं। फिर आता है ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। और ये नवा हार्मोन है, ये इसका काम क्या है कि ये मूत्र विरोधी हार्मोन है, ये मूत्र का विरोध करता है। दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर जब हमारे शरीर में बॉडी में पानी की कमी आ जाती है, यानी कि जब हम पानी पीना कम कर देते हैं, तो उस वक्त हमारे शरीर में जो यूरिन बनता है उसको स्कंदित कर देता है, यानी कि मूत्र विरोधी हार्मोन है। तो मूत्र कम बनेगा जिससे बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। दूसरा है ये शरीर में जल की हानि को रोकता है।
मरुस्थलीय जंतुओं में अनुकूलन, एडीएच की अधिक मात्रा। एडीएच की अधिक मात्रा होगी तो मरुस्थलीय जंतुओं में क्या है, यूरिन कम निकलेगा तो उसके बॉडी में पानी कमी कम आएगी, तो ये उनका एक अनुकूलन है। कंगारू जो चूहा होता है अपने जीवन में कभी पानी नहीं पीता। फिर आता है लंबे समय तक अधिक मात्रा में चाय, कॉफ़ी, एल्कोहल का सेवन करने से एडीएच की कमी हो जाती है, जिससे डायबिटीज, एनसीपीडस रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या हैं दोस्तों? लक्षण कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन चीज़ों को रट लीजिएगा। पॉलीयूरेमिया किसको बोलते हैं? बार बार मूत्र आना। पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगना। और पॉलीफेजिया, बार बार भूख लगना। पॉलीयूरेमिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। यूरेमिया का मतलब बार बार मूत्र आना, डिप्सिया का मतलब बार बार प्यास लगना और फेजिया का मतलब बार बार भूख लगना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। इससे आगे की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए हमने इसको यहीं शॉर्ट किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू।